हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे कि आप जानते हैं, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने WDV मेथड कंप्लीट किया था और कुछ इलस्ट्रेशन थी जो सॉल्व की थी। ठीक है गाइस, अभी तक आपकी बुक की टोटल 8 इलस्ट्रेशन है जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है गाइस, अब आप हमारे साथ साथ देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखिए प्लीज़। इलस्ट्रेशन 9, ठीक है, आपकी बुक की चेक करेंगे भाई। One lathe machine whose original value was 1,20,000 on 1/4/2013, being the date of installation, was sold on 30/9/2015 for ₹1,00,000। कहते हैं जी, एक मशीन है जिसको हमने 1 अप्रैल 2013 में खरीदा था 1,20,000 रुपए का, और हमने उसे बेच दिया 30/9/2015 में 1,00,000 रुपए का। ठीक है गाइज, depreciation is charged at the rate 10% on reducing balance। केयरफुली, depreciation 10% लगेगा reducing balance पे। show the machine account and asset disposal account। come on guys, इस क्वेश्चन में उसने हमसे मशीन अकाउंट पूछा और साथ में कहा है एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बना के दिखाइए। तो चलिए देखते हैं कि मशीन अकाउंट कैसे बनता है और फिर ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है और हम इसे किस तरह से बनाते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलिए लेट स्टार्ट। हम बनाएंगे सबसे पहले मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, ठीक है जी। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो दिस इज द मशीन अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। सो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है भाई। जैसे आप जानते हैं कि जब भी हम मशीन अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड पर हम उस मशीन का परचेस प्राइस लिखते हैं, जितने का खरीदा, और क्रेडिट साइड पर उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन और उसकी सेल वैल्यू अगर हमने उसे बेचा है तो। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। वो कह रहा है जी 1 अप्रैल 2013 में हमने इस मशीन को खरीदा। तो 1/4/2013। अब क्योंकि क्वेश्चन में एक ही मशीन है तो हम यहां पर लिखेंगे टू बैंक। ठीक है सर, कितने का लिया हमने? 1,20,000 रुपए का। ठीक है भाई, तो हमने उस मशीन को खरीदा टू बैंक 1,20,000। अब एक ही मशीन है और तो कुछ हुआ नहीं है। हमने इसको सीधा बेच दिया 30 सितंबर 2015 में। तो जब तक हमने इस पर सिर्फ क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। तो चलिए अब आप फिर से क्वेश्चन देखिए। स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2013 से। कम ऑन एवरीबॉडी, कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2013। तो क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2014। तो 31 मार्च 2014। तो यहां पर आ जाएगा गाइस बाय डेप्रीसिएशन। कम ऑन, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 1,20,000 और रेट है 10%। और आपको पता है फर्स्ट ईयर में डेप किस पर लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो ये हो गया 12,000। ठीक है गाइस, और अब आप बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। 1,20,000 की मशीन है, 12,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीन कितने की बची? 1,08,000। टोटल 1,20,000। Here also it is 1,20,000। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? ओके, अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे हम। 1/4/2014 टू बैलेंस BD 1,20,000, नहीं सॉरी,
जो बैलेंस आया 1,08,000, इट विल बी 1,08,000। ठीक है गाइस, अब फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा सिंपल, तो 31 मार्च 2015 हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। कम ऑन गाइस, कौन सा मेथड है? WDV मेथड है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा नेक्स्ट ईयर में। तो आप देख सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 1,08,000, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%। तो इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा 10,800। आई होप क्लियर है। तो 1,08,000 में से 10,800 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना बचा, 97,200। इसको हम लिखेंगे गाइस बाय बैलेंस CD, और टोटल हो जाएगा 1,08,000। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम आ जाएंगे लास्ट ईयर 1/4/2015 बैलेंस CD को क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, दैट इज 97,200। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन दैट इज इक्वल टू 97,200। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है मेरी बात। अब क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो वो कह रहा है कि हमने इस मशीन को ना 30 सितंबर 2015 में बेच दिया। कब बेच दिया गाइस, 30 सितंबर 2015 में। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? ओके, अब ध्यान से सुनना भाई प्लीज, एवरीबॉडी फोकस। जिस साल हम मशीन को बेच देते हैं, जिस साल हम मशीन को बेच देते हैं, तो अब हम उसके लिए बनाते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, आई रिपीट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट उस ईयर में बनता है जिस ईयर में आपने मशीन को क्या करा, सेल कर दिया। ठीक है, अगर आप मशीन को बेचेंगे तो ही मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, अगर आप मशीन को नहीं बेचेंगे तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनता। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब आपने मशीन को 30 सितंबर को बेचा है ना, कम ऑन एवरीबॉडी, कब बेचा आपने मशीन को, 30 सितंबर को। तो आप मशीन अकाउंट से इस मशीन को निकालेंगे और कहां ट्रांसफर कर देंगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। आई रिपीट, जब क्वेश्चन हमसे बोले कि आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाइए, क्या बनाइए, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ध्यान से सुनना। तो जब आप मशीन बेचोगे तो आप उसकी कैलकुलेशन मशीन अकाउंट में नहीं लिखोगे, आप उसकी कैलकुलेशन कहां रखोगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। क्योंकि सर डिस्पोजल अकाउंट बनता ही इसलिए है कि हम मशीन को क्या करते हैं, बेच देते हैं। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो जिस साल आपने मशीन बेची, आप उस मशीन को इस मशीन अकाउंट से बाहर निकालेंगे और उसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे गाइस, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, तो आपने मशीन को कब बेचा है, 30 सितंबर को, तो 30/9/2015। अब सुनिए, क्योंकि मशीन हमारे पास से जा रही है तो ध्यान रखना सर, जब मशीन आएगी तो डेबिट में लिखेंगे और मशीन जाएगी तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। तो आप यहां लिख देंगे बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिख देंगे गाइस, बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितना का, 97,200। ठीक है, और ये मशीन अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। 97,200, 97,200। ठीक है भाई, तो मशीन को आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल अकाउंट में। अब मशीन को बेच के कहां दिखाएंगे, डिस्पोजल अकाउंट में, और उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा गाइस, वो भी मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ही शो किया जाएगा। आई होप मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, तो मशीन अकाउंट यहां पर आकर बंद हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। जैसे हमने बोला, मशीन डिस्पोजल अकाउंट हम केवल और केवल तभी बनाएंगे जब हम मशीन को सेल करेंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, चलिए अब हम बनाएंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट।
मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट। सिमिलरली जैसे मशीन अकाउंट बनता है वैसे ही बनेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आई होप गाइज यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पर उस मशीन की वैल्यू आएगी जिसको आपने बेच दिया। आई रिपीट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या आएगा? उस मशीन की वैल्यू जिसको आपने बेच दिया। क्रेडिट साइड पर उस साल का डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, जितने दिन आपने मशीन यूज की है, और उसकी सेल वैल्यू आएगी। आई रिपीट, जब हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो दो बातें याद रखनी है। नंबर वन, डेबिट साइड पर उस मशीन की वैल्यू आएगी जिसको आपने सेल कर दिया, और क्रेडिट साइड पर उस पे उस साल का डेप्रिसिएशन आएगा और उसकी सेल वैल्यू आएगी। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो अगर आप देखें गाइस, डेट क्या थी? 30/9/2015। अब आप एक बार फिर से देखिए पीछे, आपने मशीन अकाउंट में क्या लिखा है? बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन अकाउंट में क्या लिखा है? बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग जानते होंगे आप कि अगर मशीन अकाउंट ने मशीन डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करा है तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट मशीन अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट। दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। क्लियर है? तो अगर आप यहां पर आएंगे तो हम यहां पे लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। क्या लिखेंगे गाइस? टू मशीन अकाउंट। कितना भाई? 97,200। वी विल राइट टू मशीन अकाउंट, दैट इज 97,200। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है। चलिए, अब 30/9/2015। अब सुनिएगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। तो मतलब यूज करने से पहले आपने, बेचने से पहले आपने मशीन को 6 महीने यूज कराएगा इस। तो अब आपको इस पर 6 महीने का क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, 97,200 WDV है इसकी, 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 महीने का। ठीक है, 97,200 का 10% डिवाइडेड बाय 4860। 4860। ठीक है भाई, दूसरी आइटम क्या आएगी यहां पर? जितने का आपने मशीन को बेच दिया, बाय बैंक अकाउंट। गाइस, कितने का बेचा हमने मशीन को? 1 लाख रुपीस का। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया? एक बार फिर से, मशीन डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर उस मशीन की वैल्यू आएगी जिसको हमने बेच दिया। क्लियर है? क्रेडिट साइड पर उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन उस साल का जिस साल आपने बेचा है, और उसकी सेल वैल्यू। क्लियर है? अब आप इस लेजर को बंद कर देंगे, यू विल क्लोज द लेजर। ठीक है जी, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप इस लेजर को क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लेजर हमें आंसर दे देगा कि मशीन को बेचकर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब निकला सर? आप लेजर बंद करिए, अगर डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो इसका मतलब लॉस हुआ है, और अगर डिफरेंस डेबिट में आता है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी, तो आप इसको बंद कर देंगे तो टोटल आप देखें क्रेडिट साइड का ज्यादा है, 1,04,860। 1,04,860। क्लियर है? अगर आप देखें तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, तो इस डिफरेंस को हम देंगे प्रॉफिट। तो 2P&L डैश प्रॉफिट। ठीक है जी, कितना आया? डिफरेंस ले लीजिए,
7,660। तो गाइस ये हमें मिल गई प्रॉफिट की फिगर। ठीक है, तो जब हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत, अलग से प्रॉफिट या लॉस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। आप केवल और केवल लेजर बंद करिए। अगर डिफरेंस क्रेडिट में आया तो लॉस है, और अगर डिफरेंस डेबिट में आया तो दैट डिनोट्स प्रॉफिट। तो इन दिस क्वेश्चन डिफरेंस डेबिट में आया है, तो इसका मतलब हमें 7,660 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इस मशीन को बेचकर। क्लियर है गाइस? आई होप आपको ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना आ गया होगा। आई होप दैट कि आपको पता है कि अब डिस्पोजल अकाउंट किस तरह से बनता है। ठीक है गाइस, चलिए, वेरी गुड। ओके गाइस, चलिए अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मीनिंग ऑफ प्रोविजंस। मीनिंग ऑफ प्रोविजन। सबसे पहली बात, प्रोविजन होता क्या है? देखिए, लिखेंगे मेरे साथ साथ। प्रोविजन मीन्स any amount. Provision means any amount retained by way of. Provision means any amount retained by way of providing depreciation, renewals or diminution in the value of assets. In the value of assets or retained by way of providing for any known liability, the amount of which may not be determined with substantial accuracy. The amount of which may not be determined substantial accuracy. ठीक है जी, फुल स्टॉप। Provision for depreciation, provision for bad debt, provision for taxation and provision for repair and renewals are some examples. Full stop. It is a charge to profit and लॉस अकाउंट। ठीक है गाइस,
अब ये प्रोविजन क्या होता है अभी हमने लिखा है, मैं एक बार रीड कर दूं आपके लिए, फिर हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। सुनिए, हमने लिखा प्रोविजन मीन्स एनी अमाउंट retained by way of providing depreciation, renewals or diminution, DIMINIDIMINUTION in the value of assets or retained by way of providing for any known liability, the amount of which may not be determined with substantial accuracy. Full stop. Provision for depreciation, provision for bad debt, provision for taxation, provision for repair and renewal are some examples. It is a charge to profit and loss account. अब देखिए guys, what is the meaning of the word provision? देखिए, हर साल जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें से कुछ पैसा हम रोक लेते हैं, कुछ पैसा हम रोक लेते हैं प्रोविजंस के नाम पर। अब सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है? सुनना, प्रोविजन का मतलब होता है हमें पता है कि फ्यूचर में एक लायबिलिटी आएगी, उसके पे करने के लिए हमें पैसा चाहिए। फ्यूचर में एक लायबिलिटी अराइज होगी, उसको पे करने के लिए हमें पैसा चाहिए, बट वो लायबिलिटी एग्जैक्ट कितने रुपए की होगी ये हमें नहीं पता। सर अगर वो हमें एग्जैक्ट पता हो जाए तो फिर वो लायबिलिटी हो जाएगी ना, फिर उसके लिए प्रोविजन की क्या जरूरत है? तो प्रोविजन उन लायबिलिटीज को पे करने के लिए बनाया जाता है जिनका अमाउंट हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। बोलो जी बात क्लियर? हमें इतना तो पता है कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, हमें उसको पे करना पड़ेगा, बट कितना पे करना पड़ेगा ये हम 100% एक्यूरेसी से नहीं बोल सकते। तो ऐसी लायबिलिटीज को पे करने के लिए हम कुछ पैसा रोक लेते हैं और उसी को हम नाम देते हैं प्रोविजन। आई होप मेरी बात क्लियर है। अब जैसे मान लो हम एक मशीन यूज कर रहे हैं, हम एक मशीन अपनी फर्म में यूज कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है सर, मशीन स्मूथ तो नहीं चलेगी, हर साल तो नहीं चलेगी भाई, कभी ना कभी वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो डेफिनेटली थोड़ी बहुत खराब होगी, उसमें रिपेयर और रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ये तो फैक्ट है भाई, आप मशीन यूज करो तो रिपेयर और रिन्यूअल तो कराना पड़ेगा, बट एग्जैक्ट क्या आप बता सकते हैं कि हर साल हमें कितने रुपए का रिन्यूअल कराना पड़ेगा? एग्जैक्ट क्या आप बता सकते हैं एक्यूरेसी से कि हमें हर साल कितने रुपए की रिपेयर करानी पड़ेगी? सर दैट इज नॉट पॉसिबल। बोलो जी बात क्लियर? ये तो है कि हमें रिपेयर कराएंगे, पर एग्जैक्ट कितने रुपए का कराएंगे हमें नहीं पता। तो पता चला कि जिस साल हमें रिपेयर करानी पड़ी उस साल हमारे पास पैसा नहीं बचा। बोलो जी बात क्लियर है? तो अब सवाल उठता है, जब मशीन रिपेयर ही नहीं होगी तो सारा काम रुक जाएगा। इसलिए फ्यूचर में होने वाली किसी लायबिलिटीज को पे करने के लिए हम आज कुछ पैसा रोक लेते हैं। इज दैट क्लियर? एक आइडिया से रोक लेते हैं, एग्जैक्ट लायबिलिटी नहीं पता। लेट मी टेल यू, अगर हमें एग्जैक्ट पता है कि इतने रुपए देने तो सर वो तो फिर लायबिलिटी हो गई ना, उसके लिए प्रोविजन बनाने की क्या जरूरत है? बोलो जी बात क्लियर है? तो इसके लिए हम कुछ पैसा रोक लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रोविजन। बोलो जी बात क्लियर है? तो इसलिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। भाई हमें पता है हर साल हमें टैक्स देना है, बट हम हर साल कितना टैक्स देंगे ये थोड़ी पता है। सर ये तो डिपेंड करेगा प्रॉफिट पर। तो क्या आप बता सकते हो हर साल आपको सेम प्रॉफिट होगा? नहीं सर, किसी साल ज्यादा होगा, किसी साल कम होगा। तो कभी टैक्स कम देना पड़ेगा, कभी ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता, तो दैट इज द रीजन व्हाई हम क्या करते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। तो जब हम ईयर के एंड में P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसमें से एक अमाउंट निकाल लेते हैं और उस अमाउंट को हम प्रोविजन में ट्रांसफर कर देते हैं। बोलो जी बात क्लियर? और प्रोविजन सारे के सारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे नजर आता है, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी, बट एग्जैक्ट कितनी है हमें नहीं पता। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोविजन। क्या यहां तक क्लियर है गाइस? कोई टेंशन वाली बात? ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया प्रोविजन का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? अब सुनिए गाइस, डेप्रिसिएशन में हमें प्रोविजन क्यों चाहिए? सर इसलिए चाहिए क्योंकि हर कंपनी एक प्रोविजन बना के चलती है फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ द एसेट्स। हमें पता है हम एक मशीन यूज कर रहे हैं तो उसे रिपेयर कराना पड़ेगा, उसे रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा, पर उसे कितना रुपए खर्च होंगे हमें नहीं पता। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, P&L में से एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल लेते हैं। इज दैट क्लियर? और वो जो अमाउंट हम निकालते हैं वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है और उसे रिपेयर एंड रिन्यूअल के नाम से ट्रांसफर कर देते हैं कि कल को अगर हमें मशीन में रिपेयर एंड रिन्यूअल की करानी पड़ी तो उसको पे करने के लिए हम अमाउंट इस रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट से निकाल लेंगे।
बोलो जी, बात क्लियर है। और धीरे धीरे जितना अमाउंट हम हर साल पे करते हैं उसे उस प्रोविजन में से निकालते रहते हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? और जो बैलेंस अमाउंट बच जाता है वो बैलेंस शीट में नजर आता है लायबिलिटी साइड पर। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने अभी प्रोविजन का मतलब सीखा। अब हमारी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट पर। अब वो अकाउंट कैसे बनता है, चलिए सीखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आई होप आपको प्रोविजन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए आप मेरे साथ साथ देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस? तो आप मेरे साथ देखेंगे इलस्ट्रेशन 10। देखिए गाइस, लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ फर्म डिजायर्ड टू डेबिट इज P&L अकाउंट विद अ यूनिफॉर्म फिगर एवरी ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल। ठीक है जी, एक फर्म है जो अपने P&L में से कुछ अमाउंट निकालना चाहती है और वो रिपेयर एंड रिन्यूअल के नाम से प्रोविजन में डालना चाहती है। ठीक है भाई, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंसीडरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट इन क्वेश्चन 10,000 विल बी द एवरेज अमाउंट टू बी स्पेंड पर ईयर। अब सुनिए फिर से, हमने क्या बोला कि सर हमें अमाउंट एग्जैक्ट पता नहीं होता तो हम बस एक अनुमान लगाते हैं। तो उसने कहा जी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे 10,000 रुपए रिपेयर पे खर्च होंगे। ठीक है जी, हर साल। एक्चुअल रिपेयर आर, और एक्चुअल में अब भाई हमने तो एस्टिमेट लगाया है ना, अब एक्चुअल रिपेयर उससे कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट आमतौर पर कम होती है क्योंकि हम एक ज्यादा अमाउंट निकालते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअल रिपेयर जो ये फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपए की हुई है, सेकेंड ईयर में 2,300 और थर्ड ईयर में 3,700। कहता है शो प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट। ठीक है जी, तो अब हम ये प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट कैसे बनाते हैं हम इस इलस्ट्रेशन में सीखेंगे। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल अकाउंट। ठीक है गाइस, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन में हमें डेट तो गिवन नहीं है, तो हम यहां पर ले लेंगे ईयर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ईयर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि हमने P&L से 10,000 रुपए निकाल लिए। तो गाइस ध्यान से सुनना, जब आपने P&L से 10,000 रुपए निकाले तो आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया। जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो हर उस आइटम को डेबिट में लिखते हैं, हर उस आइटम को डेबिट में लिखते हैं जिससे P&L क्या होता है, कम होता है। तो जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट में लिखेंगे टू रिपेयर एंड रिन्यूअल। कहां लिखेंगे? टू रिपेयर एंड रिन्यूअल। कहां? P&L की डेबिट साइड पर, क्योंकि डेबिट साइड में जो आइटम आती है वो हमारे प्रॉफिट को कम करती है। आई होप मेरी बात क्लियर है। तो अब अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो आपने रिपेयर एंड रिन्यूअल के नाम से पैसा निकाला है तो P&L को डेबिट करा है, तो जनरल एंट्री में क्या होगा? P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट। ठीक है जी, P&L डेबिट हुआ है, रिपेयर एंड रिन्यूअल क्रेडिट हुआ है। अब आप इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट में, तो सर ये क्रेडिट हुआ है ना, इसको किसने क्रेडिट करा है? P&L ने। किसने? P&L ने। तो गाइस ईयर 1 में हम यहां पर लिख देंगे बाय P&L अकाउंट। ठीक है जी, कितने रुपए निकाले हमने? 10,000 रुपए। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब एक्चुअल आपने कितनी रिपेयर करी? तो सर रिपेयर हमारा खर्चा है, तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, क्योंकि हमारा खर्चा हो गया। तो ईयर 1 में ही आपने प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल को डेबिट करा है, तो उसकी डेबिट में आ जाएगा गाइस टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी,
पहले साल कितना खर्च हुआ? 1,000 रुपए। अब ध्यान से सुनना गाइस, सर आपने 10,000 क्यों निकाले थे? अरे भाई हमने तो एक अंदाजा लगाया था कि 10,000 रुपए खर्च होंगे। क्लियर? एग्जैक्ट थोड़ी पता था। अगर एग्जैक्ट पता हो जाए तो फिर वो सिर्फ प्रोविजन नहीं बोलते, फिर तो वो लाइबिलिटी हो गया। ठीक है जी, पर हमारे खर्च कितने हुए? सिर्फ 1,000 रुपए। क्लियर है? चलिए अब आप लेजर को बंद कर देंगे। 10,000 10,000, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर सॉरी। तो आप इसे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 9,000 रुपए। आई होप यहां तक क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये बैलेंस सीडी सेकंड ईयर में क्या बन जाएगा गाइस? बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। कितना? 9,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर साल हम कितने रुपए निकालना है? 10,000 रुपए। तो इस साल फिर निकालेंगे 10,000 रुपए। तो नॉर्मल क्या एंट्री बनेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट में क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर में? बाय पीएनएल अकाउंट। अगेन कितने रुपए निकाले जी? 10,000 रुपए। आई होप यहां तक क्लियर है। अब वो कह रहा है सर सेकेंड ईयर में कितना खर्च हुआ? केवल 2300। तो आप यहां जाइए सेकेंड ईयर में, फिर से जब भी खर्च होगा तो एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि गाइस अब जब आपने पे कर दिया तो हमारा खर्चा हो गया ना वो, तो इसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। कितना? 2300। लेजर बंद करिए। ये हो गया 19,000, इसमें से 2300 16,700 ये आ गया टू बैलेंस सीडी। ठीक है गाइस, अब इसको हम फिर से ट्रांसफर कर देंगे थर्ड ईयर में। बैलेंस सीडी क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी 16,700। ठीक है गाइस, अब इस साल फिर हमने पैसा निकाला तो बाय पीएनएल अकाउंट कितने रुपए? 10,000 रुपए। क्योंकि हर साल हम 10,000 रुपए निकाल रहे हैं। थर्ड ईयर में खर्चा कितना हुआ है गाइस? 3,700। थर्ड ईयर में टू बैंक अकाउंट 3,700। आई होप यहां तक क्लियर है। लेजर को बंद कर दीजिए। 26,700 26,700 और यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। बैलेंस आ गया हमारे पास 23,000। ठीक है, अब क्योंकि हमें डेटा सिर्फ 3 साल का दे रखा था तो अभी ये लेजर कंटिन्यू होगा। अब गाइस ये जो बैलेंस बचा है इसमें 23,700 का, क्लियर है, ये बैलेंस शीट में नजर आएगा ऑन द लायबिलिटी साइड। और जब एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये लेजर अपने आप टैली कर जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट। ठीक है, ओके गाइस, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए गाइस, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, जो आपकी बुक में गिवन है एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। उसमें आप देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है गाइस, सो एक्सरसाइज मतलब अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं, उस पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कहता है एमएस सुबा फार्मास्यूटिकल हैज इंपोर्टेड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2012 फॉर रुपीज 1,60,000। ठीक है गाइस, कहता है जी सुबा फार्मास्यूटिकल ने एक मशीन ली है 1 जुलाई 2012 में 1,60,000 की। ठीक है, कस्टम ड्यूटी पे करी 80,000 की और इरेक्शन चार्जेस पे करे 60,000 के। ठीक है, अनदर लोकल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2013। On 1 July 2014, a portion of the imported machine value 1/3 got out of order and was sold for rupees 34,800। यानी जो इंपोर्टेड मशीन थी ना उसका एक पार्ट खराब हो गया जो 1/3 था,
टोटल मशीन का, उसको हमने बेच दिया 34,800 में। फिर कहता है एनदर मशीन वॉज परचेज टू रिप्लेस द सेम फॉर 50,000, और उसको रिप्लेस करने के लिए हमने एक और मशीन खरीदी 50,000 की। डेप्रीसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 20% पर एनम। डेप्रीसिएशन कितना लगेगा गाइस? 20% पर एनम। ठीक है जी। ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड शो द मशीन अकाउंट फॉर 2012, 13 एंड 14। अब वो कह रहा है 3 साल के लिए आप मशीन अकाउंट बना के दिखाइए, 12, 13, 14। गाइस ध्यान से सुनना, जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में ईयर क्या है। तो जब 12, 13, 14 दे रखा है तो अंडरस्टूड है दे आर कैलेंडर ईयर। सर हाउ डू यू नो? भाई अगर फाइनेंशियल ईयर होता तो ऐसे होता 12 एंड 13, 13, 14, 14, 15, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2 सालों को मिलाकर बनता है। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि यहां पर दे रखा है 2012 1 साल, तो यानी कैलेंडर ईयर, 2013 1 साल कैलेंडर ईयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हमसे क्या चाह रहा है वो? मशीन अकाउंट बना के दिखाना है हमें। क्या बनाना है गाइस? मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट। ठीक है जी। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम आप जानते हैं पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है भाई। अब आप सीख चुके हैं गाइस कि जब भी हम मशीन खरीदते हैं तो वी राइट ऑन द डेबिट साइड। चलिए अब देखिए, वो कह रहा है जी 1 जुलाई 2012 में हमने एक मशीन खरीदी है। तो जुलाई मतलब 1/7/2012। ठीक है। मशीन कितने की लिए गाइस? 1,60,000 की। तो आप यहां लिखेंगे टू बैंक M1। अब सर 1,60,000 तो परचेज प्राइस है और उस पर होने वाले सारे खर्चे हम उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो 1,60,000 प्लस कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट दिया 80,000 प्लस और इरेक्शन चार्जेस दिए 60,000, तो प्लस 60,000। ठीक है जी। तो टोटल मशीन पड़ी हमें 3 लाख रुपए की। ठीक है गाइस। तो फिर से 3 लाख कैसे आया सर? परचेज प्राइस मशीन का कितना? 1,60,000 प्लस उसमें 80,000 खर्च हुए, कस्टम एंड ड्यूटी ऐड हो जाएंगे, फिर उसमें आपने खर्च करे 60,000 रुपए इरेक्शन यानी उसको इंस्टॉलेशन के चार्जेस। टोटल मिलाकर मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ गई गाइस? वो आ गई हमारे पास 3 लाख। आई होप यहां तक क्लियर है। अब सर 2012 चल रहा है, ईयर कभी भी शुरू हो 31 दिसंबर को बंद करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़िए, क्या लिखता है? Another local machine was purchased 1 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2013। तो नेक्स्ट ईयर लग गया, तो इस साल कुछ नहीं हुआ। तो 31/12/2012 क्या लगेगा गाइस? बाय डेप्रीसिएशन M1। हाँ जी, M1 की ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख रुपए, डेप्रीसिएशन का रेट 20%। अब आप काउंट कर लीजिए, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। ठीक है गाइस। 3 लाख का 20%, 30,000 रुपीज। 30,000 का इस पे डेप्रिसिएशन आ गया। तो 31 दिसंबर को हम निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD M1। 3 लाख माइनस 30,000 इक्वल टू 2,70,000। टोटल 3 lakhs।
आई होप क्लियर है गाइस। अब ये बैलेंस सीडी क्या बन जाएगा, 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा, 1/1/2013, और बैलेंस बीडी क्या बन जाएगा, टू बैलेंस BD M1 2,70,000। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक क्लियर है। तो अब हम 2013 ईयर में एंटर कर गए। चलिए देखते हैं 13 में क्या हुआ। कहता है एनदर लोकल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2013। मतलब इसी साल के पहले दिन हमने एक और मशीन खरीद ली। तो सेम डेट 1/1/2013 टू बैंक M2 कितने की खरीदी है गाइस, 1 लाख रुपए की। आई होप यहां तक क्लियर है सब लोगों को। आगे क्या लिखता है सर, 1 जुलाई 2014। अब ध्यान से सुनना भाई मेरी बात। अगर ईयर 1 जनवरी 2013 में शुरू हुआ है तो 31 दिसंबर 2013 में ही खत्म होगा, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर। तो एक और जो मशीन हुई है वो जुलाई 2014 में खरीदी है, तो इसका मतलब इस साल और कुछ नहीं हुआ। तो चलिए ईयर को क्लोज करते हैं, 31/12/2013। अब हमारे पास दो मशीन है तो दोनों पे क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन। तो बाय डेप्रीसिएशन M1। गाइस मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हर साल डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख का 20%। और गाइस इस साल मशीन जनवरी से मेरे पास है तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन आ गया 60,000 रुपए। ठीक है भाई। सिमिलरली बाय डेप्रीसिएशन M2 1 लाख रुपए की खरीदी है, 20% पूरे साल का 20,000 रुपए। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, लेजर को बंद कर दीजिए। ये हो गया जी 3,70,000। 3,70,000 में से 80,000 माइनस कर देंगे तो 2,90,000 का बैलेंस बच गया बाय बैलेंस CD। और ये दोनों मशीनों का M1 प्लस M2 2,90,000। आई होप यहां तक क्वेश्चन क्लियर है गाइस। कम ऑन एवरीबॉडी। अब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दीजिए 1/1/2014। बैलेंस CD को हम क्या बना देंगे, टू बैलेंस BD। 2,90,000। आई होप यहां तक क्लियर है, 2,90,000। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। वो लिखता है 1 जुलाई 2014 में अ पोर्शन ऑफ द इंपोर्टेड मशीन वैल्यू 1/3 गॉट आउट ऑफ ऑर्डर एंड वाज सोल्ड फॉर 34,800। कहता है जी जुलाई 2014 में, यानी अभी हम कहां खड़े हैं, 1 जनवरी 2014 में, और आपने बेचा कब है, जुलाई, 6 महीने बाद आपने इंपोर्टेड मशीन कौन सी थी गाइस, M1। ठीक है, उसे आपने बेच दिया 34,800 का। तो चलिए कब बेचा है गाइस, 1 जुलाई, साल के पहले दिन। हाँ जी यहां तक क्लियर है। तो 1 जुलाई 14 में बाय बैंक M1। बट ध्यान रहे गाइस 1/3 बेचा है। कितने का बेचा है जी, 34,800 का। 34,800 का। आई होप यहां तक क्लियर है सब लोगों को। अब गाइस 6 महीने बाद बेचा है ना, तो इस पर 6 महीने का क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन। तो बाय डेप्रीसिएशन और ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख, लेकिन गाइस 1/3 पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि 1/3 मशीन बेची है, तो 3 लाख का 1/3 इंटू 20% इंटू 6/12। ठीक है,
10,000 रुपए, ये इस पे डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि इस मशीन को बेचकर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो चलिए उसके लिए क्या बनाएंगे हम, वर्किंग नोट। ठीक है गाइस, चलिए देखेंगे मेरे साथ साथ ध्यान से। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, हमने आपको बोला था 3 स्टेप में आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी। तो सबसे पहले हम लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, जो मशीन बेची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। गाइस, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख। पर सर ये तो पूरी मशीन की थी ना, कितना पार्ट बेचा है, 1/3। तो 1/3 की ओरिजिनल कॉस्ट आ गई 1,00,000 रुपए। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसमें से लेस कर देंगे हम टोटल डेप्रीसिएशन। टोटल डेप्रीसिएशन का मतलब मशीन खरीदने से लेकर बेचने तक। ठीक है, अब वापस आइए गाइस। पहला डेप्रीसिएशन लगा 30,000 का, फिर लगा 60,000 का, और फिर लगा 10,000 का। 3 डेप्रीसिएशन लगे, देखिएगा ध्यान से। 30,000 का डेप्रीसिएशन प्लस 60,000 का। पर सर ये तो पूरी मशीन पे लगा है ना, हमने कितनी मशीन बेची है, 1/3। तो इसलिए इस डेप्रीसिएशन का 1/3 कर देंगे प्लस। लेकिन ये जो 10,000 का डेप्रीसिएशन है, ये वाला, ये तो सिर्फ 1/3 का ही करा है ना हमने ऑलरेडी, तो इसको एज इट इज प्लस कर देंगे 10,000। आई होप यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। 90,000 प्लस 10,000, 40,000। तो टोटल डेप्रीसिएशन आया 40,000 का। लेस कर देंगे तो आ जाएगी WDV 60,000, और इसमें से हम लेस कर देंगे गाइस सेल वैल्यू। आपने इस मशीन को सेल करा है गाइस, कितने में सेल करा है, 34,800 में। तो आप देख सकते हैं वो मशीन जिसकी वैल्यू 60,000 थी, आपने उसे 34,800 में बेच दिया। कितने कम में बेचा, 25,200 रुपीज। तो गाइज ये क्या आ गया हमारे पास, लॉस। कितना लॉस आ गया, 25,200 रुपीज ऑन द सेल ऑफ 1/3 मशीनरी। आई होप यहां तक मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है गाइज, चलिए अब इसको हम मशीन अकाउंट में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो कितने का लॉस है, 25,200 का। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय P&L लॉस 25,200। ये लॉस आ गया 25,200 रुपीज। आई होप यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है गाइस, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि 25,200 का लॉस हो गया। अब देखिए आगे क्या लिखता है क्वेश्चन। वो कहता है जी अनदर मशीन वाज परचेज टू रिप्लेस द सेम। अब हमने एक और नई मशीन खरीदी, तो अंडरस्टूड है जिस डेट में हमने वो बेची उसी डेट में खरीदी होगी। तो हमने बेची कब है, वो 1 जुलाई में। तो हमने मशीन कब खरीदी, एक और 1 जुलाई 2014 में, टू बैंक M3। कितने की खरीदी है गाइज, आप देख सकते हैं 50,000 रुपए। बस, अब इस साल और तो कुछ नहीं हुआ। अब इस पे डेप्रीसिएशन लगेगा। सुनना ध्यान से, हमारे पास कितनी मशीन है गाइस, 3। यस, हमने M1 पूरी नहीं बेची, कितनी बेची है, 1/3। तो मतलब 2/3 अभी बची हुई है M1। इज दैट क्लियर, M2 बची हुई है और हमने M3 और खरीद ली। तो अब हम इन तीनों पर क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है, चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं इसी को अगले पेज पे ट्रांसफर कर रहा हूं।
देखिए भाई, ओके, 31/12/2014। अब हम लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन पहले M1 पर। गाइस M1 कितने की थी? 3 लाख की। 1/3 बेच दिया तो 2/3 बची हुई है, तो पहले हमने पूरी मशीन का 2/3 करा और फिर डेप्रीसिएशन पूरे साल का 20%। ठीक है, तो ये हो गया 40,000 रुपये। आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ बाय डेप्रीसिएशन M2। अब देखिए गाइस, आपने M2 कितने की खरीदी थी? 1 लाख की। पूरे साल का डेप्रीसिएशन 20,000 रुपये। और बाय डेप्रीसिएशन M3, कम ऑन, हमने M3 खरीदी है 50,000 रुपये की। 1 जुलाई को खरीदी है तो 20% डेप्रीसिएशन 6 महीने का। ठीक है जी। ₹5,000। ठीक है, बस अब आप लेजर को बंद कर देंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। देखिए यहां था 290 और 50, 290 प्लस 50, 3,40,000, 3,40,000। यहां आ गया 3,40,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे, यानी डेबिट साइड के टोटल में से अब क्रेडिट साइड सारी माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा बाय बैलेंस CD। अब ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले आप माइनस करेंगे 3,40,000 में से माइनस करेंगे 34,800 माइनस 10,000 माइनस 25,200 माइनस 40,000 माइनस 20,000 और 5,000। तो गाइस बैलेंस आ गया हमारे पास 2,05,000। ये आ गया बैलेंस 2,05,000। कैसे आया? एज सिंपल एज दैट, हमने डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस कर दिया। और ये जो बैलेंस है तीनों मशीनों का, M1, M2 और M3। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आप इसे अगले साल ट्रांसफ़र करके बस छोड़ दीजिए। तो 1/1/2015 आप लिख देंगे टू बैलेंस BD 2,05,000 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। चलिए, ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से करा। इसकी खास बात यह है, इसमें उसने बोला 1/3। ठीक है जी, तो अब हमने सीख लिया कि अगर 1/3 2/3 हो तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर है। चलिए, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं ऑफ द एक्सरसाइज। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है गाइस, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? कम ऑन। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। कहता है अब एक कंपनी है जिसकी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। तो गाइस 31 मार्च का मतलब दे फॉलो फाइनेंशियल ईयर। परचेज अ मशीन 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 में उन्होंने मशीन खरीदी 1.5 लाख की। एडिशनल मशीन वॉज एक्वायर्ड फॉर 40,000 ऑन 30 सितंबर 2011 एंड फॉर 25,000 ऑन 1 अप्रैल 2013। Certain machinery which was purchased for 40,000 on 30 सितंबर 2011 was sold for rupees 34,000 on 30 सितंबर 2013। ठीक है जी। Give the machine account for their ended 31st March 2014 taking into account depreciation at the rate 10% per annum on written down value। ठीक है जी।
गाइस अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन आर्ट की तरह है, सेम एज इलस्ट्रेशन 8। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इलस्ट्रेशन 8। ठीक है, बिल्कुल इलस्ट्रेशन 8 की तरह। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो प्लीज आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, कहीं अटक जाए तो कोई इलस्ट्रेशन 8 देख सकते हैं जो हमने पूरी तरह आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे, ये आप खुद करेंगे। आई होप क्लियर है, सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8 की तरह। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो अब हम लास्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक एट ₹2 लाख ईच। कहता है ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 5 ट्रक खरीदे, 2 लाख रुपए का एक है, 1 अप्रैल 2012 में। द कंपनी ऑब्जर्व कैलेंडर ईयर एज इट अकाउंटिंग ईयर। बात ही खत्म। कंपनी कौन सा ईयर फॉलो कर रही है गाइस? कैलेंडर ईयर। चलिए, ऑन 1 अक्टूबर 2014 वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक ट्रक में एक्सीडेंट हुआ, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, एंड इंश्योरेंस कंपनी पेज 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 90,000 रुपए दे दिए। ऑन द सेम डे द कंपनी परचेज 1 यूज्ड ट्रक फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 20 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। सेम डे कंपनी ने एक और ट्रक खरीदा 1 लाख का और 20,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस पे खर्च करे, जिसे हम बोलते हैं ओवरहॉलिंग। कहता प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म फॉर द 3 ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो पहला ईयर 12, दूसरा 13, तीसरा 14। एज इफ द कंपनी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अब कह रहा है जी क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए, एक बार ओरिजिनल कॉस्ट से और एक बार डिमिनिशिंग बैलेंस से। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें बनाना है ट्रक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रक अकाउंट। और गाइस हम इसको पहले सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। किससे सॉल्व करेंगे जी? स्ट्रेट लाइन मेथड। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है भाई, हम पहला सम किससे सॉल्व करेंगे? स्ट्रेट लाइन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखना, हम फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर। क्या फॉलो कर रहे हैं? कैलेंडर ईयर। तो यानी साल कभी भी शुरू हो 31 दिसंबर को आपको बंद करना है। ठीक है, कहता है जी हमने 5 ट्रक खरीदे, 2 लाख रुपए का एक है, 1 अप्रैल 2012 में। तो 1/4/2012। तो टू बैंक अकाउंट। 5 ट्रक खरीदे, एक कितने का है? 2 लाख रुपए का। तो 5 कितने के हो गए? 10 लाख के। आप 5 ट्रक लेकर सॉल्व कर सकते हैं इसे, या पांचों को एक साथ लेकर सॉल्व कर सकते हैं। गाइस अगर आप ऐसे करेंगे ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3, ट्रक 4, तो ये बहुत लंबा सम हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे कंबाइन करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए आ गए। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2012 में। फिर से सुनिए, एक ट्रक 2 लाख रुपए का है, तो 5 कितने के हुए? 10 लाख के। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2014 में ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, तो इसका मतलब 12 में कुछ नहीं हुआ तो 13 में भी कुछ नहीं हुआ। तो अब ईयर कब क्लोज होगा? 31 दिसंबर 2012। क्या लगेगा गाइस? डेप्रीसिएशन। 10 लाख के ट्रक हैं, रेट कितना है डेप्रीसिएशन का? क्वेश्चन में देखिए 20% इनटू, अब सुनिए 1 अप्रैल को खरीदा है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर गिन लीजिए। अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने। तो गाइस फर्स्ट ईयर ये ट्रक 9 महीने यूज हुए, तो डेप्रिसिएशन 9 मंथ का लगेगा। ठीक है जी। तो 10 लाख का 20% 9 महीने का, तो ये हो गया 1.5 लाख रुपए। ठीक है भाई, चलिए बंद कर दीजिए। तो बाय बैलेंस सीडी 8,50,000 रुपए। टोटल आ गया 10 लाख। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब ईयर 2 में शुरू कर देंगे। 31 दिसंबर 12 में खत्म हुआ है, तो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2013। टू बैलेंस बीडी 8,50,000 रुपए। आई होप क्लियर है। अब वो कह रहा है सर जो एक्सीडेंट हुआ है ना वो 1 अक्टूबर 2014 में हुआ है। कब हुआ है? अक्टूबर 2014 में। इसका मतलब 13 में कुछ नहीं हुआ। तो जब कुछ नहीं हुआ तो सिंपल क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। 31/12/2013 बाय डेप्रिसिएशन। सावधान, हम एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो गाइस ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख का 20%, तो ये हो गया 2 लाख का डेप्रिसिएशन। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी 8,50,000 2 लाख, तो 6,50,000 का बैलेंस आ गया। टोटल 8,50,000, 8,50,000। आई होप यहां तक क्लियर है। तो 2 सालों में कुछ नहीं हुआ, सिंपल। अब हम एंट्री कर गए 1 जनवरी 2014 में, तो टू बैलेंस बीडी 6,50,000 रुपए। ठीक है, 6,50,000। अब देखिए क्वेश्चन में वो क्या कहता है। व्हाट डज इट सेज? नाउ इट सेज 1 अक्टूबर 2014 में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, पूरी तरह नष्ट हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें 90,000 रुपए मिल गया फुल सेटलमेंट। गाइस अगर ट्रक का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बदले कुछ पैसा मिलता है, तो हम उसे डेप्रिसिएशन में सेल की तरह ट्रीट करते हैं। यानी हम इसको ऐसे मानेंगे जैसे हमने एक ट्रक को 90,000 में बेच दिया। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, एक्सीडेंट कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2014 में। अभी हम कहां खड़े हैं? 1 जनवरी। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने बाद। ठीक है जी। तो इसका मतलब उस एक ट्रक को हमने पहले 9 महीने यूज करा, फिर 1 अक्टूबर में उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो 9 महीने का उस पर क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन। तो चलिए 1 अक्टूबर यानी 10वां महीना 2014, पहले डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। बाय डेप्रिसिएशन एक ट्रक का, तो एक ट्रक की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 2 लाख का 20% 9 महीने का, ₹30,000। ठीक है भाई, 30,000 का इस पे डेप्रिसिएशन लगा। बाय बैंक कितने का बेच दिया हमने इसे? 90,000 का। अब जब भी कोई ट्रक बिकेगा या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी होगा, वटेवर, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ठीक है, कैसे बनाते हैं वर्किंग नोट आपको पता है। हम सबसे पहले लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ट्रक। गाइस 2 लाख रुपए, सावधान
10 लाख नहीं सर, 10 लाख तो 5 ट्रक की वैल्यू है, एक का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख। अब उसमें से हम लेस कर देंगे टोटल डेप्रीसिएशन। अब 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देखिए, ध्यान से देखिए। पहले साल डेप्रीसिएशन लगा 1.5 लाख का, दूसरे साल लगा 2 लाख का, तीसरे साल लगा डेप्रीसिएशन 30,000 का, तो 1.5 लाख और 2 लाख। तो आप देखेंगे 1.5 लाख प्लस 2 लाख। बट सर ये तो 5 ट्रक का डेप्रीसिएशन है, तो अगर मैं इसे 5 से भाग कर दूं तो 1 ट्रक का आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस ये जो 30,000 का डेप है ये तो 1 ट्रक का है ना, तो इसमें प्लस कर देंगे 30,000। इसको 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सिंगल ट्रक का है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख। ठीक है भाई, तो टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 1 लाख। ये इसे आप लेस कर दीजिए, तो जो 1 लाख बचा दैट इज कॉल्ड WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, या हम इसे क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। ठीक है, अब आप इसमें से लेस कर देंगे गाइस सेल वैल्यू। कितने का बेचा आपने ट्रक को? 90,000 का। मतलब वो ट्रक जो 1 लाख का था उसके बदले हमें सिर्फ कितने मिले? 90,000। कितने कम मिले? 10,000। तो 10,000 का क्या हो गया? लॉस। ठीक है भाई, तो ट्रक को बेचने पर, मतलब इंश्योरेंस क्लेम लेने पर 10,000 का हमें नुकसान हो गया। आई होप यहां तक क्लियर है बिल्कुल क्वेश्चन। कम ऑन एवरीबॉडी। अब इस 10,000 के लॉस को हम ट्रक अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस में किया है। क्लियर है बिल्कुल? समझ में आ गया? चलिए, ये रहा ट्रक अकाउंट। अब देखिए, हम आपको बता चुके हैं, फिर से सीख लीजिए। अगर लॉस होगा तो अकाउंट की क्रेडिट में आएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट में, क्योंकि लॉस हुआ है। तो बाय P&L डैश लॉस। कितने का लॉस हुआ है गाइस? 10,000 रुपए का। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या लिखता है? एंड ऑन द सेम डे द कंपनी परचेज अ यूज्ड ट्रक ऑफ 1 लाख एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। उसी दिन कंपनी ने नया ट्रक ले लिया। सर किस दिन? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ। कब हुआ? 1 अक्टूबर को। तो हमने नया ट्रक कब लिया? 1/10/2014 में टू बैंक 1,20,000 रुपए। ये हमने नया ट्रक ले लिया। यहां तक क्लियर है भाई? बिल्कुल। अब सुनिए, अब हमारे पास वापस कितने ट्रक हो गए? 5। पर ध्यान रहे, जो 4 ट्रक हैं वो 2 लाख रुपए की वैल्यू रखते हैं हर एक की, तो 8 लाख के हुए। और 5वां ट्रक कितने का? 1,20,000 का। ठीक है, अच्छा, जो चारों ट्रक हैं वो तो हमारे पास 1 जनवरी से हैं, तो उन चारों ट्रक पे डेप्रीसिएशन पूरे साल का लगेगा। और जो 5वां ट्रक है वो अक्टूबर में खरीदा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस पे डेप्रीसिएशन लगेगा 3 मंथ का। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है गाइस? तो चलिए, अब मैं इसे अगले पेज पे कर देता हूं, यहां स्पेस नहीं है। क्लियर है भाई? तो आप देखेंगे तो 31/12/2014 आप लेंगे बाय डेप्रीसिएशन। पहले 8 लाख के ट्रक। सर 8 कैसे आया? सर 4 ट्रक बचे हुए हैं, एक 2 लाख का है, का 20%, 1,60,000। ठीक है, इसको आप M1 कह दीजिए। बाय डेप्रीसिएशन M2। कितने का ट्रक है? 1,20,000 का। इस पे 20%, 3 महीने का। ठीक है, 1,20,000 का 20%, 6,000। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आप बैलेंस निकाल लीजिए, बंद कर दीजिए टोटल। ठीक है गाइस, वापस देखिए पिछले पेज पे, 650 और 1,20,000। 650
1,20,000, टोटल आ गया 7,70,000। 7,70,000 बैलेंस निकालना है ना आपको, तो डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड सब माइनस कर दो, मतलब जो ट्रक बिका है ना उसे भी माइनस करना है। यानी 7,70,000 में से आप 30,000, 90,000, 10,000, ठीक है जी। ये माइनस करेंगे और माइनस करेंगे 1,60,000 माइनस 6,000, तो गाइस यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस CD 4,74,000, ठीक है। 4,74,000 रुपीज का हमारे पास बैलेंस आ गया, तो आप उसे ट्रांसफर कर देंगे 1/1/2015 में टू बैलेंस BD 4,74,000 और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं हमने इसे सॉल्व करा कौन से मेथड से गाइस? स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए अच्छे से प्लीज। हो गया भाई? चलिए अब इसी क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है? WDV से। चलिए लेट स्टार्ट। फिर से बनाएंगे ट्रक अकाउंट, ट्रक अकाउंट, और कौन सा मेथड लेना है? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। डेट particulars amount, date particulars amount, debit side, credit side, date particulars amount, date particulars अमाउंट, ठीक है भाई। चलिए सेम क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे WDV मेथड से। अब सुनिए, क्योंकि WDV मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगता है, और क्वेश्चन पढ़कर आपको एकदम क्लियर आइडिया हो गया है कि 5 ट्रक हमने खरीदे, उसमें से एक ट्रक के साथ प्रॉब्लम हुई है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे? 4 ट्रक तो अलग रख लेंगे और एक ट्रक अलग रख लेंगे। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए और हर ट्रक की वैल्यू क्या है? सेम है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए तो अब देखेंगे ध्यान से। हमने ट्रक खरीदा 1 अप्रैल 2012 में, 1/4/2012 टू बैंक M1, 4 ट्रक अलग, 8 लाख रुपए, ठीक है। और एक ट्रक जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे अलग रख लीजिए, टू बैंक M2, 2 लाख रुपए। गाइस ऐसा हमने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए किया ताकि हमें WDV मेथड में भी कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? अब इस साल तो कुछ हुआ नहीं, क्लियर है? तो इस साल सीधा सीधा क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन 31/12/2012 में, तो बाय डेप्रिसिएशन M1 देखेंगे ध्यान से, 8 लाख पर 20% से 9 महीने का, ठीक है। 8 लाख का 20% और 9 मंथ, 1,20,000 रुपए, ठीक है भाई। 4 ट्रक का डेप्रिसिएशन है ये। सिमिलरली बाय डेप्रिसिएशन M2, एक ट्रक हमने अलग रखा है 2 लाख का, 20% 9 महीने, 30,000।
ठीक है। अब क्योंकि गाइस WDV मेथड है तो ये बेटर होता है कि आप बैलेंस भी अलग अलग निकालिए। तो आप यहां पर निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD M1। 8 लाख में से 1,20,000 का डेप्रिसिएशन लगा, लाख माइनस 1,20,000, तो ये बैलेंस CD बचा 6,80,000 और बाय बैलेंस CD M2 2 लाख माइनस 30 1,70,000। ईयर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। 10 लाख एंड द टोटल इज 10 लाख। आई होप पहला साल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए 1/1/2013 टू बैलेंस BD M1 6,80,000 और टू बैलेंस BD M2 1,70,000। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक क्लियर है। अब हमें पता है 2013 में कुछ नहीं हुआ तो सिंपल डेप्रिसिएशन लगेगा 31/12/2013। अब हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन M1। गाइस कौन सा मेथड है? WDV। तो डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पर। तो गाइस इसीलिए हमने बैलेंस अलग अलग करा था। तो अब 1 साल बाद 4 ट्रक की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6,80,000। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 6,80,000 का 20% पूरे साल का, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, सॉरी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ये आ गया 1,36,000। ठीक है गाइस, नाउ बाय डेप्रिसिएशन M2 WDV 1,70 पर 20% पूरे साल का 34,000। ठीक है भाई, अब आप इनका फिर से बैलेंस निकाल लीजिए अलग अलग। तो बाय बैलेंस CD M1 680 में से माइनस कर देंगे 1,36,000, 5,44,000, 5,44,000। ठीक है भाई, एंड बाय बैलेंस CD M2 1,70 में से माइनस कर देंगे 34,000, 1,36,000। टोटल हो जाएगा 8,50,000। आई होप ये 2 साल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दीज आर द फर्स्ट 2 years। ठीक है भाई, हमने किस तरह से करा बिल्कुल क्लियर है सब लोगों को? प्लीज देख लीजिए। अब हम लास्ट ईयर में एंट्री करेंगे। यहां तक कर लिया सब लोगों ने? चलिए देखिए लास्ट ईयर, पहले लेजर बना लेते हैं हम। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब लास्ट ईयर हमारा क्या होगा? 1/1/2014। ठीक है भाई, टू बैलेंस BD M1 कितना है गाइस? 5,44,000, 5,44,000। ठीक है, सेम डेट में टू बैलेंस BD M2 1,36,000, 1,36,000। ठीक है जी। अब वो कहता है सर 1 अक्टूबर को हमारा एक ट्रक जो था वो एक्सीडेंट पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। अब हमने सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया था M2 डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है जी, एक ट्रक कब डिस्ट्रॉय हुआ गाइस? 1 अक्टूबर
2014 में। तो डिस्ट्रॉय हुआ तो पहले 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। चलिए, बाय डेप्रिसिएशन M2, WDV 1,36,000, 20% और अक्टूबर तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 9 महीने, 9/12। ठीक है भाई, तो 1,36,000 WDV, 20%, 9 महीने, 20,400 का डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है भाई, ओके। कितने में सेल करा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी बाय बैंक अकाउंट M2 90,000। ठीक है जी, बाय बैंक अकाउंट M2 90,000। अब ध्यान से देखिएगा, फिर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी, तो अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ठीक है गाइस, अब बहुत ध्यान से देखिए, हम इसे इस बार शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, शॉर्टकट में, बट ये शॉर्टकट WDV में आप लगाओगे तो ज्यादा बेटर है। देखिए, 1 जनवरी को WDV कितनी है इसकी, 1,36,000। ठीक है, तो मैं सीधा यहां से स्टार्ट करूंगा, WDV ऑन 1/1/2014 इज इक्वल टू 1,36,000। इसमें से लेस कर देंगे उस साल का डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन। सर पुराने तो ऑलरेडी लेस हो गए, तभी तो हमने ये लिया है। अब करंट ईयर में आपने कितना लगाया डेप्रीसिएशन गाइस, 20,400, 20,400, ये लेस कर दीजिए। तो इसकी WDV ऑन 1 अक्टूबर 2014 आ जाएगा, 1,15,600। ठीक है, मतलब जिस दिन ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उस समय उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1,15,600 थी। अब इंश्योरेंस से कितना मिला, इसमें से लेस कर दीजिए सेल वैल्यू, वो दे रखी है गाइस 90,000। ठीक है जी, तो हमें जो लॉस हुआ है वो हुआ है 25,600 रुपए का, दैट इज लॉस। ये हमने शॉर्टकट से निकाल लिया। यानी आपने देखा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हमें लॉस 10,000 का हो रहा था, लेकिन WDV में लॉस कितने का हुआ है, 25,600 का। आई होप यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। ये हमने शॉर्टकट से निकाला गाइस। अगर आप उसमें वही लॉन्ग कट भी लगाएंगे देन यू विल हैव द सेम आंसर। ठीक है, कोई डाउट एवरीबॉडी? चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पर सेम डेट में आ जाएगा, बाय P&L डैश लॉस 25,600। आई होप यहां तक क्लियर है। अब कहता है उसी दिन हमने एक और नया ट्रक खरीद लिया। ठीक है जी, तो 1/10/2014 में टू बैंक, और इसे हम बोलेंगे M3। कितने का हुआ सर, 1,20,000 रुपए का। ठीक है, अब M2 तो बिक गया, क्लियर है। अब हमारे पास 2 ट्रक बचे, M1 और M3। अब इन दोनों का डेप्रिसिएशन ले लेंगे। 31/12/14 बाय डेप्रिसिएशन M1। गाइस WDV कितना है, 5,44,000। ठीक है, और इस पे डेप्रिसिएशन 20%, 108,800, 1,08,800 का डेप्रिसिएशन। ठीक है गाइस, देन वी हैव बाय डेप्रिसिएशन M3 1,20,000, 20%, 3 महीने का। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर।
20,000 30% 6,000। दैट्स ऑल। यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल। बस अब आप बैलेंस निकाल लीजिए। टोटल करेंगे 554 8 लाख। ये टोटल आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसमें से ये सब माइनस कर दीजिए, ठीक है। 8 लाख माइनस 20,400 माइनस 90,000 25,600 108,800 माइनस 6,000। तो गाइस बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 549,200 549,200। क्योंकि ये लास्ट ईयर है तो इसलिए हमने बैलेंस अलग अलग नहीं निकाला, ठीक है जी। तो यानी अब जो हमारे पास ट्रक बचे वो 549,200 के। अब इसे नेक्स्ट ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए। 1/1/2015 बैलेंस CD को आप लिख दीजिए टू बैलेंस BD 5,49,200 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है भाई, तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये होता है। तो गाइज हमने इस चैप्टर को थॉरोली कंप्लीट कर लिया। हमने सारी इलस्ट्रेशन सॉल्व कर ली एज वेल एज एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो अभी हमने पूरा सब्जेक्टिव डेप्रिसिएशन कवर अप कर लिया। ठीक है जी, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको और अच्छी कमांड हो जाएगी इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है गाइस।